नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ, वो भारत की एक ऐसी सच्चाई घटना है, जो हमारे आँखों के सामने होते हुए भी हम उस घटना को नहीं देख पा रहे हैं। वह एक ऐसा सच है, जो आज हम इतिहास की किताबों में पढ़कर भी उसे भूल गए हैं। जो आज लाखों ज़िंदगी का एक कड़वा सच है, इस शब्द का नाम है बेगार। इसका मतलब होता है कि भारत में भीख माँगने वाले लोगों की जनसंख्या कितनी है और वह कैसे अपना गुज़ारा करते हैं और उनका भीख माँगने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि आप कहेंगे कि बेगार, ये तो अंग्रेज़ों के ज़माने की बात है। यह सच है कि बेगारों का इतिहास काफ़ी पुराना रहा है और सदियों से काफ़ी चलता आ रहा है, जो आज भी हमें काफ़ी देखने को मिल रहा है। हर जगह और हर देश में यही हाल है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 21वीं सदी के डिजिटल इंडिया में भी जहाँ हम 5G की बातें करते हैं, वहाँ आज भी लाखों लोग गुलामी की ज़िंदगी जीने पर मजबूर हैं। उनकी जंजीरें लोहे की नहीं है, बल्कि कर्ज़े की है, जहाँ वह गरीबी और समाज के सबसे निचले पायदान पर पैदा हुए हैं। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि आज के इस वीडियो में आइए समझते हैं कि असली भारत में बेगार कौन है? जहाँ हमारे संविधान में इस बेघर को खत्म करने के लिए क्या से क्या नहीं किया गया था। लेकिन आज भी हमारे देश में भिखारियों की संख्या इतनी तादादों से बढ़ रही है, इसका कोई सीमा नहीं है। देश में कानून होने के बाद भी यह काफ़ी शोषण जारी है। चलिए आज के इस वीडियो में दोस्तों इस बेगार शब्द को अच्छे से समझते हैं कि आखिर इसके पीछे की असली सच्चाई क्या है और भीख माँगने वाले लोगों का सबसे बड़ा मकसद क्या है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। आम भाषा में बेगार का मतलब होता है कि बिना किसी वेतन के मज़दूर से काम कराना या साफ उसको मज़दूरी ही ना देना, ज़बरदस्ती उसे काम करवाना, जो भारतीय संविधान के हिसाब से यह पूरी तरह से गैर कानूनी है। ब्रिटिश राज और उसके पहले से गाँव के जमींदारों ने गरीबों को शोषण करते थे और दलितों को ज़बरदस्ती काम करवाते थे और ना ही भरपेट भोजन देते थे और उनके खाने-पीने की सामग्री से लेकर पहनने तक भी उनको नहीं दिया जाता था और उन्हें सिर्फ़ काम से मतलब था और उनके बदले में ना ही मज़दूरों को सिर्फ़ रोटी दिया जाता था, ना ही मकान दिया जाता था, सिर्फ़ उन्हें काम कराया जाता था। यह सिर्फ़ एक आर्थिक शोषण नहीं है दोस्तों, बल्कि यह एक मानसिक और सामाजिक शोषण भी है, जो व्यक्ति की गरिमा को पूरी तरह से खत्म कर रहा है। लेकिन आज़ादी के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बेगार को खत्म करने के लिए एक प्रण लिया है। ज़रा सोचकर देखिए दोस्तों कि हमारे संविधान में हमें कितने अधिकार दिए गए हैं, लेकिन उनमें से सबसे एक महत्वपूर्ण अधिकार है, तो वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। जहाँ हमारे संविधान में आर्टिकल 1 में यह लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अगर ज़ोर-ज़बरदस्ती करके उसके साथ अगर उसे भीख माँगने के लिए टॉर्चर किया जाता है या अन्य किसी भी प्रकार का उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और उसको किसी भी काम करने के लिए अगर उसे टॉर्चर किया जाता है या उसके साथ गलत अपराध किया जाता है, तो आर्टिकल 23(1) के ज़रिए कॉन्स्टिट्यूशन उसे एक दंडनीय अपराध माना जाएगा और या किसी भी व्यक्ति को किसी भी काम को करने के लिए मानव तस्करी और ज़ोर-ज़बरदस्ती किया जाता है या उसके मज़दूरी में कटौती की जाती है या किसी भी अन्य प्रकार की दिक्कतें आती हैं, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उस पर कार्रवाई की जाएगी और उसे दंडनीय अपराध भी माना जाएगा। इन सब बातों को जानकर आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि जब भारत में कानून इतना सख्त है, तो उसके बाद भी हमारे भारत में भिखारियों की संख्या इतना ज़्यादा क्यों है? हमारे देश में बेघर के कहानियों का एक बहुत ही बड़ा दुखद घटना और पहलू है, जो हमें आज भी देखने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक ऐसा भारत जो 21वीं सदी में जो डिजिटल इंडिया में जी रहा हो और उसके बाद भी हमारे देश में आम जनता को भीख माँगना पड़े, ये बहुत ही शर्म की बात है। हमें भी इस पर ज़रा सोचना चाहिए कि ये कहाँ से दिक्कतें हो रही हैं, जो आज भी डिजिटल ज़माने में भी देश में इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी है, जहाँ पर लोगों का
भीख माँगना, ये दर्शाता है कि आपका देश कितना पिछड़ा हुआ है और कितनी बड़ी यहाँ दिक्कतें हैं, जो हमें कंपेयर करना दोस्तों, आज भीख माँगने वाले लोगों का जीवन सिर्फ़ खेत-खलिहानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह चारों तरफ ही फैल चुका है। उनका जीवन यापन किसी तरह हो सके, चाहे वह किसी भी काम को करे, बस उनका सिर्फ़ एक ही मकसद होता है कि पेट को जीवित रखना, ताकि वह भूखे ना सोएँ। इसलिए वह दिन-रात भर मेहनत करते हैं, किसी की मज़दूरी करते हैं और उन्हें कम वेतन दिया जाता है। उन्हें ज़बरदस्ती से काम कराया जाता है और समय पर वेतन भी नहीं दिया जाता है। ये देश में गरीबी का यही हाल है, जो आज पूरी तरह से गूँज रहा है। एक गरीब परिवार जो कर्ज़ लेता है और उस कर्ज़ को चुकाने के लिए उसकी कई पीढ़ियाँ लग जाती हैं, फिर भी वह कर्ज़ नहीं चुकता है मालिक का, जो दिन-रात भर मेहनत करने के बाद भी उस कर्ज़ को नहीं चुका पाते हैं और जो मालिक होते हैं, वह उस पैसे की कीमत को बढ़ा-चढ़ाकर इतना बता देते हैं, ताकि कोई भी काम करने की बजाय उस कर्ज़ को नहीं चुका पाता है और वो गरीब किसान मर जाता है, फिर भी उस मालिक का कर्ज़ नहीं चुकता है, जो टॉर्चर करके दिन-रात भर ईंट-भट्टे में उसे काम करवाता है और उसके पासपोर्ट फ़ोटो और उसकी जितने भी आईडी हैं, उसको ज़ब्त कर लेता है। यह सिर्फ़ एक दोस्तों भिखारी का ही रूप है, जो मालिक उसके सारे आइडेंटिटी कार्ड वगैरह प्रूफ़ को रख लेता है, ताकि उसका कोई भी पहचान पत्र ना हो, ताकि वह यहाँ से भाग ना सके। इस तरह से इसे कहा जाए तो एक मायनों में पूरी तरह से उसे गुलाम की तरह रखा जाता है, ताकि वह अपना जीवन यापन एक गुलामी में ही जिए। इस भिखारी होने का मकसद सिर्फ़ एक ही है दोस्तों और इसके कई रीज़न भी होते हैं, जहाँ पर लोगों को ज़बरदस्ती उठा लिया जाता है और उसके आँख को निकाल दिया जाता है और उसके शरीर के कई पार्ट को काट दिया जाता है, ताकि उसे भीख माँगने के लिए मजबूर किया जाता है, ताकि वह दिन-रात भर भीख माँगे और भीख माँगने के बाद वह शाम को मालिक को जो पैसा देता है, ताकि वह उसका जीवन यापन हो सके और उसे भरपेट भोजन मिल सके। इन सब चीज़ों को जानकर बहुत दुःख होता है कि दोस्तों, भारत में इतने नियम कानून होने के बाद भी लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। ये शाकाहारी होने का सबसे बड़ा घिनौना और अमानवीय रूप है, तो वो है किसी काम को ज़बरदस्ती से करवाना। सदियों से आज हमारे देश में जाति व्यवस्था के कारण कुछ लोगों को घिनौनी हरकत करने के लिए और निचले काम को करने के लिए उन्हें कोसा जाता है और मैला उठाने के लिए उनको ज़ोर-ज़बरदस्ती किया जाता है। यह सिर्फ़ एक आम बात नहीं है दोस्तों, यह उनके जाति व्यवस्था के हिसाब से किसी काम को किया जाता है, ये गलत काम है। ज़रा सोचकर देखिए दोस्तों कि एक इंसान जो पागलों की भेष में गाँव में घूमता रहता है और एक बोरे को लेकर कचड़े डब्बे को उठाता रहता है। आपने शायद ये देखा होगा, ये कॉमन चीज़ें हैं, जो हमें हर एक चौराहे और हर एक गाँव में देखने को मिलता है। उसकी जीवन क्या होती होगी और वह किस तरह से जीता होगा, जो आप शायद भी इमेजिन कर सकते हैं, उस जगह को रखकर, जो कितनी बड़ी दुखद घटना है वो। लेकिन मेरा सवाल ये है दोस्तों, कि आपने इमेजिन ज़रूर किया होगा, कि आप किसी बच्चे को कम उम्र में काम करते हुए ज़रूर देखे होंगे। वह काम इसलिए करता है, ताकि वह अपने पेट को चला सके। उसका काम करने का मकसद नहीं होता है। उसको ज़बरदस्ती काम करने के लिए टॉर्चर किया जाता है। ताकि वह अपने पेट को चला सके और इसके पीछे का सबसे रीज़न ये होता है कि मालिक उस काम को कराने के लिए उसे प्रेरित करता है। ये काम कोई आम बात नहीं है दोस्तों। आप ज़ाहिर-सी देखे होंगे लोगों को जो किडनैप किया जाता है और उनके शरीर के हिस्से को काट दिया जाता है, ताकि लोग उसे देखकर तरस खाएँ और उस पर पैसा डाल दें। ये हमें हर एक जगह देखने को मिलती है। ये ऐसा होता है और ये मालिक उन सब चीज़ों को देखकर वो प्रसन्न होते हैं और उनके आईडी प्रूफ़ और जितने सारे आइडेंटिटी कार्ड होते हैं, उन सबको रख लिया जाता है, ताकि वह कहीं पर भाग ना सके और पुलिस को इसका इंक्वायरी ना हो। लेकिन इन सब चीज़ों को जानकर सवाल ये उठता है कि दोस्तों, कि हमारे देश में इतने सारे नियम कानून होने के बाद भी ये सब माहौल बना हुआ है। ये कितनी बड़ी कारण है, जो देश की आर्थिक स्थिति को कमज़ोर कर रहा है और हमारे आने वाले भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। गरीब होने का एक ही रीज़न होता है दोस्तों, कि एक परिवार जो अपनी आर्थिक स्थिति को चलाने के लिए किसी से कर्ज़ लेता है
और वह दिन-रात भर उस कर्ज़ को चुकाने के लिए काम करता है। फिर भी वह कर्ज़ नहीं चुकता है, जिसके कारण वह भीख माँगना शुरू कर देता है और वह काम करते-करते और अपनी ज़िंदगी की उस आज़ादी को भी छोड़ देता है, जिसके साथ उस कर्ज़ को नहीं चुका पाता है और वह कर्ज़ इतना बढ़ जाता है ताकि उसकी ज़िंदगी से उस कर्ज़ को दबा दिया जाता है और उसका नामो-निशान मिट जाता है। आज भी हमारे देश में जो चारों तरफ गूँजता है, जाति व्यवस्था। ये जाति व्यवस्था, ये एक ऐसा नाम है, जो पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहा है। ये जाति व्यवस्था जो आज भी हमारे देश में खत्म नहीं हुई है। कुछ लोगों को काम करने के लिए ज़बरदस्ती उन्हें प्रेरित किया जाता है और उन्हें ज़ोर-ज़बरदस्ती से काम कराया जाता है और उनका पूरा जीवन काम करते-करते ही नष्ट हो जाता है, ताकि वह अपने जीवन को सही से जी भी नहीं पाते हैं। जिनसे वह उम्मीद करते हैं, वह भी चला जाता है और उनका शरीर दिन पे दिन मर चुका होता है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए भी पुलिस प्रशासन इतने सारे भ्रष्टाचार होते हैं, इन सब मुद्दों को वो सवाल नहीं उठा पाते हैं। हमारे देश में बहुत ही शर्म की बात है दोस्तों, इन सब चीज़ों को जानकर अगर इन सब चीज़ों को जानकर सवाल ना उठाया जाए, तो ये कितना गलत है। भिखारियों को ना तो पुलिस मदद करती है, जो पुलिस और प्रशासन की यह एक भ्रष्टाचार की कमी है और इसमें राजनीतिक इच्छाशक्ति भी कमी दिखाई देती है, जहाँ पर पूरी तरह से इन सब चीज़ों को बर्बाद कर रहे हैं। यह देश के एक आर्थिक संकट को प्रेरणा दे रहा है, जो आने वाले समय के लिए यह बहुत ही एक दर्दनाक है, जो हमारी ज़िंदगी में जो किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। हमें हर हाल में इन सब चीज़ों को जानना चाहिए और उनके इच्छा शक्ति के विरुद्ध उनकी लड़ाई लड़नी चाहिए और ना ही बेघर को अपने अधिकारों का पता है और ना ही जो लोग जानते हैं, उन्हें समझाते हैं और ना ही उनके का और ना ही उनको कोई समझाने वाला है और ना ही उनके खिलाफ कोई आंदोलन करने वाला है। जो मैं एक ऐसे कहानी की बात कर रहा हूँ दोस्तों, जो काल्पनिक तो है, लेकिन सच्ची घटना पर आधारित है, जो बहुत ही फ़ेमस कहानी है। आइए मैं आपको बताता हूँ। गाँव में राम और लखन थे, जहाँ पर खाने-पीने की इतनी दिक्कतें थीं, जहाँ पर अकाल पड़ा हुआ था और उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति को चलाने के लिए साहूकार जी से 10,000 रुपए का कर्जा लिया था। लेकिन राम और लखन ने इस कर्जे को चुकाने के लिए वह दिन-रात भर इतना मेहनत किए और उनका परिवार फिर भी वह कर्जा चुकता नहीं हुआ। लेकिन साहूकार जी ने राम और लखन से कहा था कि जब तक यह कर्जा चुकता नहीं हो जाता, तब तक मैं तुम्हें ईंट-भट्ठे में काम करवाता रहूँगा। राम और लखन और उसके परिवार का दिन-रात भर काम करने के बाद भी वह कर्जा उतना का ही उतना था। जब बात कर्जे की आती थी, तो वह मालिक अपने कर्जे में से काट लेता था, लेकिन हिसाब की जब बात आती थी, तो वह साहूकार हिसाब नहीं बताता था। इन सब चीज़ों को जानकर दोस्तों आपके जीवन में एक ज़रूर ही सवाल उठा होगा कि क्या ये कहानी सच्ची है या नहीं? जो एक सच्ची घटना पर आधारित है दोस्तों। राम और लखन का परिवार जो उस साहूकार की गुलामी से पूरी तरह से जंजीर में फँसा हुआ था। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी और आप अपने जीवन में ऐसी कहानियाँ ज़रूर सुने होंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा दोस्तों और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट में हमें अपनी राय ज़रूर दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।